स्टूडेंट्स, पिछली बार अपन ने सेल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। आज अपन इस लेसन में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है ना? अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल आती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेसन में बाकी टाइप्स ऑफ सेल। एक्चुअली पिछली बार अपन ने देखा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की अवस्था जो होती है उसकी यूनिट इकाई कौन है? सेल, कोशिका। तो कोशिका को इसलिए आप क्या बोलते हो? इट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। ये आपको ध्यान रखनी है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। ये ओनली आप उसको इकाई नहीं कहोगे कि कोशिका जीवन की इकाई है, ऐसे नहीं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। मींस किसी भी जीव को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बनाने का काम कौन करेगी? कोशिका। जैसे कि अपन मकान को बनाते हैं ना ईंट या पत्थर से, तो स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चीज और लगाओ, लेकिन बेसिकली किससे बना हुआ है? ईंट से या पत्थर से। और उस सब बनने के बाद वो आपको एक जगह प्रदान कर रहा है, वो उसका फंक्शन हो गया। तो स्ट्रक्चरल काम किसका हुआ? ईंट का। दूसरा का फंक्शन क्या कर रही है? वो आपको जगह दे रही है। इसी प्रकार से सेल की अगर देखें, कोशिका, तो कोशिका किसी शरीर को बनाने का काम कर रही है। किसी बॉडी में अगर किसी की कितनी हाइट आई है, कितनी विड्थ है, या कितना उसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, वो बेसिकली किससे बने हुए हैं? सेल से। तो उसकी शेप जो आ रही है वो कोशिकाओं की वजह से आ रही है। लेकिन उस ऑर्गन के अंदर या उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी क्रियात्मक चीजें हो रही हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, वो भी किसका आउटपुट है? कोशिका का। वो कोशिका मिलके और किसी एक काम को कर रही है। जैसे श्वसन की अगर बात करें तो वो किसके द्वारा हो रहा है? फेफड़ों के द्वारा, नाक के द्वारा, गले के द्वारा। मतलब ये सब चीजें उसमें पार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें फेफड़े किसके बने हुए हैं? एक पर्टिकुलर टाइप के ऊतक के। और ऊतक को देखें तो वो किससे बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से। तो उसकी नींव में अगर देखते हैं तो क्या चीज आएगी? कोशिका। तो बेसिकली कौन? कोशिका ही किसी चीज को बनाने का काम कर रही है, और इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई। और उस काम को, जो भी मेटाबॉलिक काम उसमें हो रहा है, जो भी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं उसमें हो रही हैं, उसको करने का काम कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ये कोशिका। इसलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन से स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब ये किसी शरीर को बना रही है, चाहे वो पौधे का हो चाहे वो प्राणी का हो। और उस शरीर के अंदर, उस जीव के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को अल्टीमेटली कौन कर रहा है? ये कोशिका कर रही है। चाहे वो अकेले, अगर वो प्रोकैरियोटिक है, अगर वो प्रोटोजोअन है, तो वो एक कोशिकीय होगा। उसमें सारे काम कौन कर रहा है? एक कोशिका। अगर वो बहुकोशिकीय प्राणी है तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलके किसी एक काम को संगठित रूप से करती हैं। तो इस प्रकार से जो आउटपुट आता है वो किसी क्रिया के रूप में आएगा, कि श्वसन है, पाचन है, संचरण है, या उत्सर्जन है। कोई भी काम हो, उसको कोई एक सिस्टम कर रहा है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। एक ऑर्गन बहुत सारे ऊतकों से बना हुआ होता है, एक ऊतक एक पर्टिकुलर टाइप की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अल्टीमेटली सबसे लास्ट में कौन आएगा? कोशिका। तो कोशिका ही उसके बेस में है। ठीक है? अब कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। आपने नाम सुने होंगे, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना? दो अलग अलग नाम है, प्रोकैरियोन और यूकैरियोन। दोनों शब्द से ही आपको इसको याद रखना है। प्रो मींस प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव का मतलब प्राथमिक रूप से, प्राथमिक मतलब जो सबसे प्रथम रूप से बना। और कैरियोन, कैरियोटिक जो शब्द है कहां से लिया हुआ है? कैरियोन से। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक प्रिमिटिव टाइप का हो, प्रारंभिक प्रकार का हो। ठीक है? तो उनको क्या कहेंगे अपन? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यू, यू का मतलब होता है प्रेजेंस। और कैरियोन का मतलब वही न्यूक्लियस। मींस इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड पाइप का पाया जाएगा। वेल डेवलप्ड का मतलब यहां पर असंगठित प्रकार का
अनऑर्गेनाइज्ड टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहां पर ऑर्गेनाइज्ड टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड टाइप का और यहां पर ऑर्गेनाइज। अब अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज से क्या मतलब है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस। अनऑर्गेनाइज मींस एब्सेंस और ऑर्गेनाइज मींस प्रेजेंस। तो व्हाट, कौन सी चीज की प्रेजेंस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली या किसी भी न्यूक्लियस को उसकी शेप देने वाली जो संरचना होती है वो होती है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सामान्यतः कैसी होती है? दोहरी होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, उसके हिसाब से दो प्रकार के न्यूक्लियर हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। मींस संगठित प्रकार का और असंगठित प्रकार का। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। इसका मतलब, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस को बनाने का काम कौन करेगी? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऐसे घेर के उसको दोहरी होती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मैटेरियल। ठीक है, क्या पाया जाएगा? जेनेटिक मैटेरियल। तो जेनेटिक मैटेरियल के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज टाइप का, और अगर नहीं पाई जा रही है तो अनऑर्गेनाइज। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ये जेनेटिक मैटेरियल कोशिका में ऐसे ही घूम रहा होता है, और जिस एरिया में ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उस जगह को न्यूक्लियोइड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर टाइप का होगा। किस प्रकार का होगा? सर्कुलर टाइप का। मींस किसी प्रकार की कोई झिल्ली जेनेटिक मटेरियल को नहीं घेर पाएगी। मतलब न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज टाइप का नहीं है, जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है लेकिन वो फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी उस जगह पर जहां पर। और इसके केस में अगर देखें, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि ज्यादातर आपके इसके अगर उदाहरण देखें आपके, तो बैक्टीरिया और वायरस आएंगे जिनमें संगठित प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इनके केस में अगर देखें तो इनमें जितने भी प्रोटोजोन्स एनिमल है, चाहे अमीबा से लेके और ह्यूमन बीइंग तक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट से, फंगस है उनकी कोशिकाएं, सारी की सारी इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगी। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड टाइप की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फिलामेंटस टाइप का पाया जाता है, जबकि उसमें कैसा है? सर्कुलर। तो ये दोनों क्लियर कट याद रखना कि या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यहां आज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस की वजह से अनऑर्गेनाइज टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, या ऑर्गेनाइज टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है, यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक या फिलामेंटस होता है। ठीक है ना? हाँ, जहां पर सर्कुलर मटेरियल साइटोप्लाज्म में से घूमता रहता है, जो स्ट्रक्चर जहां उपस्थित रहती है इसकी जेनेटिक मटेरियल, उसको उस जगह को न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरी अगर बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस के बारे में, तो क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया और वायरस के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल्स के सेल में अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बट इन केस ऑफ फंगस एंड प्लांट, देयर इज ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल। सेल को घेरती हुई एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो वो कोशिका भित्ति, यहां भी आप सेल वॉल नाम दोगे और यहां भी सेल वॉल नाम दोगे, लेकिन इन दोनों सेल वॉल्स के बीच में केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस पाया जाता है। रासायनिक जो संगठन है वो रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। यहां पर जो रासायनिक पदार्थ है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन। और यहां पर जो आप जैसा कि जानते हैं प्लांट के केस में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की, जो कि पॉलीसेकेराइड है। और यहां पर पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन और ग्लाइकॉन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। मीन्स
प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलकर बनी होती है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक दैट इज सेलुलोज, और सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड बहुलक है किसका? सेकेराइड, ग्लूकोज का, ठीक है ना? तो यहां पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, बट इन केस ऑफ फंगस दैट इज एक्सेप्शन देयर। फंगस के केस में या कवक के केस में अगर देखें तो उसमें काइटिन की बनी हुई पाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? लेकिन बाकी और जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनमें सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक के केस में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्लियर? तीसरा अगर डिफरेंस देखें तो वो आता है सेल ऑर्गेनल्स का, कोशिकांगक। In case of eukaryotic cells, there are well developed double membranous cell organelles present in the cell, like nucleus, endoplasmic reticulum, आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इस तरह की संरचना है जिनको चारों तरफ अपनी अपनी झिल्लियां पाई जाती हैं, वो सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन उनमें से जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेनस दोहरी झिल्ली वाले सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसके केस में कौन कौन आ जाएगा? केंद्रक, अंतःप्रदैवी जालिका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी सहमिश्र आप उसे कहोगे, रिक्तिका और हरित लवक, ठीक है ना? ये मुख्य मुख्य सेल ऑर्गेनल्स हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, वो यूकैरियोट केस में प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एब्सेंट। कौन एब्सेंट होगा? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग का मतलब केंद्रक, अंतःप्रदैवी जालिका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इनमें दोहरी झिल्ली वाले अंगक पाए जाएंगे, इसमें दोहरी झिल्ली वाले अंगक नहीं पाए जाएंगे, ठीक है? तो तीन डिफरेंस ये होगा। चौथा अगर देखें तो साइज वाला मैटर होता है, ये 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक की पाई जाती है, जबकि 100 से 150 माइक्रोन तक की उसमें सेल की साइज होती है। तो ये सेल साइज में बहुत छोटी होती है, जबकि ये सेल साइज में बड़ी होती है, 100 टू 150 माइक्रो एम तक की होती है, ठीक है? तो इस प्रकार से चार बेसिक डिफरेंस हैं जिनसे, हाँ एक और अगर देखें तो इसमें सेल के चारों तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, उनको प्लाई बोलते हैं, ठीक है? या दूसरी स्ट्रक्चर होती है फिमरी, फ्लेजिला, ऐसी चीजें सेल के चारों तरफ जो बाउंडिंग का काम करती हैं या सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं, वो इसमें प्लाई और फिम्बरी के रूप में पाई जाती हैं, और फ्लेजिला भी पाया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर टू टाइप ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज फ्लेजिला एंड सीलिया। यहां पर सीलिया फ्लेजिला पाए जाएंगे, जबकि इसमें प्लाई, फिम्बरी और फ्लेजिला पाए जाएंगे, ठीक है ना? तो ये दो चीजें डिफरेंस हो गई, पिलाई और फिमरी इसमें नहीं पाई जाएगी, इसमें फ्लेजिला और सीलिया पाई जाएगी। आप जैसा कि आप जानते हैं फ्लेजिला नंबर में कम होते हैं लेकिन लंबाई में ज्यादा होते हैं, जबकि सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं और लंबाई में कम होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना है, ये पांच बेसिक डिफरेंस है। संगठित प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाना किसमें? यूकैरियोटिक केस में, और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होना। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है दोनों में, लेकिन सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, मींस यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिली हुई बनी हुई सेल वॉल पाई जाएगी। यहाँ पर यूकैरियोट केस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इन केस ऑफ फंगस या कवक के केस में वो काइटिन की बनी हुई होती है। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल एब्सेंट रहेंगे, यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। इनकी साइज छोटी होगी, इनकी साइज बड़ी होगी। यहाँ पर प्लाई और फिम्बरी आउट ग्रोथ के रूप में पाई जाती है कोशिकाओं में, यहाँ पर फ्लेजिला और सीलिया पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।